नमस्कार। सक्सेस एरिया के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं विक्की रंजन आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे भारत का भूगोल का अगला सीरीज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, उसकी स्थिति एवं उसके विस्तार को जाना था ना। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 3 का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है तो उसको हम लोग देखते हैं। और यह टॉपिक यूपीएससी और जेपीएससी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग जानेंगे कि प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका भूभौतिक विभाग, कि उसको कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन से भाग है ना। तो नर्मदा नदी की घाटी संपूर्ण प्रायद्वीप को दो असमान भागों में बांट देती है। ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, इसका बंटवारा किसके आधार पर होता है? तो नर्मदा नदी का जो घाटी है उसके आधार पर होता है ना। जो उत्तर वाला भाग है उसको हम लोग मालवा का पठार बोलते हैं। उत्तर वाला भाग को मालवा का पठार बोलते हैं और दक्षिण वाला भाग को हम लोग दक्कन का पठार या फिर दक्षिण का मुख्य पठार बोलते हैं ना। अगर हम लोग उत्तर वाली भाग का बात करते हैं, मालवा का पठार, तो मालवा का पठार में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा छोटा नागपुर, इसी के अंतर्गत आ जाता है ना। छोटा नागपुर का जो पठार है वो, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पश्चिम राजस्थान, जो थार मरुस्थल के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं, तो वो भी मालवा का पठार के ही भाग में आ जाएगा ना। उसके बाद है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग, ये भी मालवा के पठार के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है दूसरा दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार हम लोग या फिर दक्कन का पठार के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा लावा के पठार के बारे में। उसके बाद मैसूर या फिर जिसको हम लोग कर्नाटक बोलते हैं, तो उसके पठार के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका जो पश्चिमी घाट है उसके बारे में। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला है मालवा का पठार। मालवा का पठार देखिए, पूर्व में पूर्व में इसको बघेलखंड के नाम से जाना जाता है और पश्चिम में इसको बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है ना। पूर्व वाला जो भाग है उसको हम लोग बघेलखंड बोलते हैं और पश्चिम वाला भाग को क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो इस पठार की जो ढाल है वो कैसी होती है? तो गंगा की घाटी की ओर, गंगा की जो घाटी है उसी के समानांतर इसका क्या है? ढाल है। इस पठार में अगर हम लोग इसकी जो साधारण ऊंचाई है इसकी कुछ बात करते हैं, तो साधारण ऊंचाई की कुछ पहाड़ियां भी मिलती है। जैसे हम लोग ग्वालियर पहाड़ी जो है इसी पठार में मिलती है ना। और साधारण ऊंचाई की ये जो पहाड़ी है वो है। पहाड़ियों में सर्वप्रमुख विंध्याचल श्रेणी है। और ये सब पहाड़ी जो है उसमें सबसे प्रमुख कौन है? विंध्याचल का जो श्रेणी है, विंध्याचल ना, विंध्याचल का श्रेणी, ये सबसे महत्वपूर्ण ही है। पहाड़ी में सर्वप्रमुख यही है, विंध्याचल श्रेणी। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं विंध्याचल श्रेणी के बारे में ही, क्योंकि ये सर्वप्रमुख है तो इसको जानना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी देखिए, गुजरात से प्रारंभ होकर, कहाँ से प्रारंभ होता है? गुजरात से प्रारंभ होकर छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, बघेलखंड, और दक्षिणवर्ती उत्तर प्रदेश से होती हुई झारखंड, बिहार, ओडिशा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और सोन नदी के ऊपर की दीवार के समान दक्षिण के पठार और गंगा की घाटी के मध्य में कहाँ तक स्थित है? सासाराम तक स्थित है। कहाँ से शुरू होती है? तो गुजरात से प्रारंभ होती है और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बघेलखंड और दक्षिणवर्ती उत्तर प्रदेश से होती हुई कहाँ प्रवेश करती है? झारखंड पहुंचती है ना। झारखंड, बिहार, उड़ीसा और सोन नदी के ऊपर का जो दीवार है, ऊपर वाला भाग है, उसके समान दक्षिण के पठार और गंगा की घाटी के मध्य होते हुए कहाँ पहुंचती है? जो गंगा की घाटी है, जिसको हम लोग गंगा की मध्य घाटी, सासाराम ना, सासाराम तक की स्थित है विंध्याचल की श्रेणी। इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 457 मीटर से लेकर 610 मीटर, ये इसकी औसतन ऊंचाई है। अगर हम लोग
विंध्याचल श्रेणी में इसकी चोटी को देखेंगे तो गोमनपुर नाम का एक चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 553 मीटर है ना। और बघेलखंड का जो दक्षिण वाला भाग है उसकी ऊंचाई कितनी है तो 1027 मीटर है। इसकी हम लोग औसतन ऊंचाई को देखें, औसतन कितना है तो 457 से लेकर 610 मीटर तक है। और गोमनपुर चोटी कितनी है तो 553 मीटर है। और बघेलखंड का जो दक्षिणी वाला भाग है वो कितना मीटर है तो 1027 मीटर ऊंचा है ना। देखिए इसकी विशेषता को भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कि यह जो पर्वत है वह गंगा के प्रवाह प्रदेश को नर्मदा, तापी और महानदी के प्रवाह प्रदेश से पृथक करता है। ये जो विंध्याचल का श्रेणी है वे क्या करता है तो गंगा का जो प्रवाह प्रदेश है उसको नर्मदा और तापी और जो महानदी का प्रवाह प्रदेश है उसको अलग करता है, दो अलग अलग भागों में बांटता है। पहला किसको तो गंगा का जो प्रवाह प्रदेश है उसको एक साइड, और एक साइड किसको करता है तो नर्मदा, तापी और महानदी का जो प्रवाह प्रदेश है उसको अलग करता है। उसके बाद क्या है तो यह जो पर्वत है उस वह वहां पे क्या पाया जाता है तो मुख्यतः बालू का जो लाल पत्थर होता है जिसको हम लोग बलुई पत्थर कहते हैं वो पाया जाता है ना। और उसके साथ साथ क्वार्टर्ज क्वार्टर्ज जो चट्टान होता है चमकीला टाइप का वो मिलता है वहां पे। देखिए अब हम लोग मालवा का जो पठार है उसके पूर्वी भाग में जब पहुंचते हैं तो हम लोगों को कुछ पहाड़ी के रूप में मिलता है ना। अब कौन कौन सी पहाड़ियां हैं तो महादेव है, मैकाल है, बराकर और राजमहल की पहाड़ियों के रूप में गंगा नदी की घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा एवं छोटा नागपुर के मध्य फैले हुए हैं। दक्षिण भागों में कहाँ तक फैला हुआ है तो महादेव, मैकाल, बराकर और राजमहल की पहाड़ी के रूप में ना। कहीं पे महादेव के नाम से जाना जाता है, मैकाल के नाम से जाना जाता है, बराकर के नाम से जाना जाता है, राजमहल के नाम से जाना जाता है। तो ये सब अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पर ना। और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक तो ये कहाँ तक फैला हुआ है तो जो हमारा गंगा नदी का घाटी का जो दक्षिण में सतपुड़ा है ना, दक्षिण में क्या है सतपुड़ा है, एवं छोटा नागपुर के मध्य फैला हुआ है। सतपुड़ा और छोटा नागपुर के बीचों बीच में मालवा का जो पठार है उसका पूर्वी भाग स्थित है। अब हम लोग अगर आगे बात करते हैं तो आगे क्या है, विंध्याचल के दक्षिण में उन्हीं के समानांतर क्या है तो सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। विंध्याचल के दक्षिण अगर भाग चले जाएंगे हम लोग तो दक्षिण में उसी के समानांतर जब हम लोग चले जाते हैं तो हमें क्या मिलता है सतपुड़ा श्रेणी मिलता है। और किसके समानांतर मिलता है तो हम लोग विंध्याचल श्रेणी की बात कर रहे हैं तो उसके समानांतर अगर हम लोग दक्षिण में चले जाते हैं तो हम लोग किसको देख पाएंगे सतपुड़ा श्रेणी को देख पाएंगे ना। इसकी जो औसतन ऊंचाई होती है वे कितनी होती है, अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं सतपुड़ा श्रेणी की, तो ध्यान दीजिएगा इसकी जो औसत ऊंचाई है ये कितनी है 762 मीटर। और इसी में एक चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1066 मीटर जिसको हम लोग अमरकंटक की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जब हम लोग सतपुड़ा में चले जाते हैं तो इसकी औसतन ऊंचाई 762 मीटर हो जाती है। और इसी में एक चोटी है अमरकंटक की पहाड़ी, वे कितनी मीटर ऊंची है तो 1066 मीटर ऊंची है। महादेव पहाड़ी पर सतपुड़ा की 1350 मीटर ऊंची चोड़ी चोटी कौन है पंचमढ़ी है ना। जब हम लोग महादेव पहाड़ी पर सतपुड़ा की महादेव पहाड़ी जाएंगे सतपुड़ा श्रेणी में तो यहाँ पे 1350 मीटर की एक चोटी मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पचमढ़ी बोलते हैं ना, पचमढ़ी चोटी स्थित है। तो ये था मालवा का पठार। अब हम लोग जानेंगे कि मालवा का पठार किन किन भागों में फैला हुआ है और किन भागों में इनको किस नाम से जाना जाता है ना। इसके अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं तो मालवा के पठार के अंतर्गत जो सबसे पहला पठार है सबसे महत्वपूर्ण पठार जिसको हम लोग छोटा नागपुर का पठार के नाम से जानते हैं ना, जिस पठार में हम लोग स्थित हैं वे कौन सा पठार है तो वही है छोटा नागपुर का पठार। वही कौन सा पठार है छोटा नागपुर का पठार। तो आइए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी होता है तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी व्याख्या करें। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं।
तो जब हम लोग झारखंड में बात करेंगे तो झारखंड में रांची, सबसे पहला रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू और लोहरदगा, ये झारखंड के जिले हैं ना। और झारखंड का इतने सारे जो जिले हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो छोटा नागपुर का पठार, जो मालवा पठार का भाग है। अगर हम लोग बिहार में चले जाते हैं तो बिहार में ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ तक फैला हुआ है, तो गया आदि दक्षिणवर्ती जो जिले हैं उसमें मिलता है ना। चलिए तो देख लेते हैं छोटा नागपुर पठार की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। इससे कौन कौन सी नदी बहती है, इसमें कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो पहला है, इस पठार में कई ढाल वाली श्रेणियां हैं जिसके बीच से होकर गहरी नदियां बहती है ना। इस पठार में क्या चीज है, तो बहुत सारे ढाल वाली श्रेणी पाई जाती है जिसके बीच से होकर गहरी नदियां बहती है। जिसमें कौन कौन सी नदी आ जाती है, तो हमारी महानदी है, दामोदर है, सोन है और सुवर्ण रेखा नदी है ना। ये सब जो नदियां हैं वे कहाँ से होकर बहती है, तो हमारी छोटा नागपुर का पठार से होकर बहती है। इस पठार पर एक दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। एक जो दामोदर नदी है वे किससे प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी से ना। भ्रंश हम लोग किसको बोलते हैं, तो बीच का जो गड्ढा वाला भाग होता है, दोनों साइड से उठा होता है, उसी को हम लोग भ्रंश बोलते हैं ना। तो वैसा ही जो दामोदर नदी है भ्रंश घाटी से बहती है और एक किसके अंतर्गत आती है, तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसी के अंतर्गत आती है ना। अगर हम लोग छोटा नागपुर पठार को बात की ऊंचाई को बात करते हैं, ऊंचाई को देखते हैं हम लोग, तो इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 710 मीटर है। और इसी पठार में से जो छोटा नागपुर का पठार है इसी में से सबसे जो ऊंची चोटी है पासरनाथ, जिसको हम लोग पारसनाथ भी कहते हैं, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर है ना। 1365 पारसनाथ की चोटी। उसके बाद इस पठार पर अधिकतम चावल पैदा किया जाता है। यहाँ की जो मुख्य फसल है वे क्या चीज है, चावल है ना। चावल इस पठार पर अत्यधिक पैदा किया जाता है। ये जो पठार है खनिज पदार्थों से भरा पूरा है, इसीलिए इसको एक धनी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है ना। यह पठार खनिज पदार्थों में भी बड़ा धनी है। यहाँ पे हर एक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। देखिए उसके बाद क्या चीज है, तो भारत का लगभग 60% अभ्रक और अधिकांश लोहा अयस्क यहीं से प्राप्त होता है। भारत का 60% अभ्रक, 60% अभ्रक और जो लोहा अयस्क है, जो पूरे भारत में फैक्ट्रियां चलाई जाती है उसके लिए लोहा अयस्क कहाँ से जाता है, तो हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है वहीं से जाता है ना। और यहाँ का लौह अयस्क जो होता है वे अच्छी गुणवत्ता वाली होती है, अच्छी क्वालिटी वाली होती है। यहाँ से अभ्रक भी ले जाया जाता है। अब पूरे भारत में कितना परसेंट है ये, तो 60% अभ्रक यहीं पे मिलता है। पूरे भारत का 60% अभ्रक ये जो छोटा नागपुर का पठार है हमारा उसी में पाया जाता है। देखिए अब कहाँ पे क्या चीज मिलता है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो जो हमारा सिंहभूम जिला है, सिंहभूम जिला में लोहा व क्रोमाइट मिलता है। सिंहभूम जिला में क्या मिलता है, तो लोहा और क्रोमाइट। उसके बाद जब हम लोग केवोलिन केवोलिन में चले जाते हैं तो यहाँ पे चिकनी मिट्टी, टंगस्टन, चूना पत्थर, फेल्सपार, उसके बाद क्वार्टर्स है, कोयला और तांबा इत्यादि पाया जाता है। देखिए अब ये वाला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस पठार को खनिजों की अधिकता के कारण खनिज संसाधनों का भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा एक नंबर में कि खनिज संसाधनों का भंडार हम लोग किस पठार को कहते हैं, तो छोटा नागपुर का जो पठार है वे खनिजों से भरा पूरा है, इसीलिए हम लोग खनिज संसाधनों का क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं ना। देखिए अब ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो छोटा नागपुर का पठार जो नर्मदा का मैदान के नाम से जाना जाता है, नर्मदा का मैदान ये कितना लंबा है, इसी के अंतर्गत आता है सब। तो लंबा है 322 किलोमीटर और चौड़ा कितना है, तो 35 से लेकर 60 किलोमीटर का मैदान है। वो किसके अंतर्गत आता है, नर्मदा का मैदान छोटा नागपुर पठार है इसी में ये स्थित है ना। उसके बाद तापी का मैदान,
तापी का मैदान, इसकी लंबाई कितनी है 240 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है तो 50 मीटर है, 50 किलोमीटर ना। अब आइए इसमें देखते हैं हम लोग, जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है उसमें एक पहाड़ियां पाई जाती है, अरावली की पहाड़ी हम लोग बोलते हैं जिसको। और ये जो अरावली की पहाड़ी है वे हमारा मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है वो कौन सा पठार में आ जाता है तो हमारा छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अरावली की पहाड़ियों ना। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वे कितनी मीटर ऊंची है, वो कितने क्षेत्रों में फैली हुई है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यह पहाड़ी भाग मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये जो हमारा पहाड़ी भाग है जिसको हम लोग अरावली पहाड़ी के नाम से जानते हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है तो पहाड़ी भाग मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है ना। जो हमारा पहाड़ी भाग है उसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पहाड़ियां दिल्ली से उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में अहमदाबाद की ओर लगभग 850 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यह जो अरावली की पहाड़ी है वे दिल्ली से उत्तर उत्तर पूर्व तक और दक्षिण में दिल्ली से कहाँ दिल्ली में उत्तर पूर्व ना, और दक्षिण में जब हम लोग चले जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम वाला दिशा में अहमदाबाद की ओर लगभग कितना फैला हुआ है 850 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊंचाई कितनी है 304 से लेकर 920 मीटर तक है ना, औसतन ऊंचाई है इसकी। सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1722 मीटर है। अगर हम लोग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है तो 1220 मीटर, 1220 मीटर ऊंचा है ना उदयपुर का जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है, जिसको हम लोग जरगा की पहाड़ियां के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग किस पहाड़ी के नाम से जानते हैं जरगा की पहाड़ी। जब हम लोग अलवर के निकट चले जाते हैं, उदयपुर से हम लोग कहाँ जाते हैं अलवर ना, अलवर के निकट जब हम लोग जाते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है कितनी हो जाती है 550 से लेकर 880 मीटर के बीच रह जाती है। और वहीं पे क्या चीज पाया जाता है तो हर्षनाथ की पहाड़ी। जब हम लोग अलवर तरफ चले जाएंगे तो यहीं पे क्या मिलता है हम लोगों को हर्षनाथ का पहाड़ी मिलता है ना। चलिए अब हम लोग दिल्ली के दक्षिण में चलते हैं, क्योंकि ये जो पहाड़ी है अरावली की पहाड़ी वह दिल्ली के दक्षिण में भी फैली हुई है। तो ये कितनी मीटर फैली हुई है वहां पे 300 मीटर ना। दिल्ली के दक्षिण में कितनी मीटर है 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जिसको हम लोग क्या के नाम से जानते हैं तो दिल्ली की पहाड़ियां के नाम से जानते हैं ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अरावली जो पर्वत है उससे कौन कौन सी नदियां बहती है, ठीक ना, और कौन सी नदियां किधर की ओर जाती है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अरावली पर्वत से अनेक अनित्यवाही नदियां बहती है ना। अनित्यवाही जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हमेशा नहीं बहते रहती है, अनित्य। अगर नित्य रहता तो हमेशा अनित्य नदियां बहती है, जो कभी कभी मौसम के अनुसार क्या हो जाती है सूख भी जाती है। जब गर्मी का मौसम आता है तो ये सूख जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां, पश्चिम में कौन कौन सी नदी बहती है तो सबसे पहला है माही। कौन है माही है, उसके बाद पश्चिम बनास है और लुनी। देख लीजिए लुनी, लुनी जो है मरुस्थल में बहकर अरब सागर में गिर जाती है। लुनी जो है मरुस्थल से बहते हुए कहाँ पे गिर जाती है तो अरब सागर है वहीं पे ये गिर जाती है। अब देखिए हम लोग चर्चा करते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, कि जो छोटा नागपुर का पठार है उसके पूर्व में कौन कौन सी नदियां बहती है तो बनास है, बाणगंगा है, वह साहबी है ना। ये सब नदियां कहाँ पे बहती है तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा और क्या चीज बोल रहा है कि बनास चंबल में मिलकर गंगा के मैदानों में पहुंचती है। ये जो बनास नदी है वे किसके साथ मिल जाती है तो चंबल में मिलती है ना। और चंबल में मिलने के बाद ये गंगा के मैदान में क्या हो जाती है पहुंच जाती है। ये जो पहाड़ी है हमारा क्या चीज अरावली का पहाड़ी ना। तो अरावली का जो पहाड़ी है वही क्या करता है तो पूरे राजस्थान को दो असमान भागों में बांट देता है ना। पहला वाला जो भाग होता है राजस्थान
का, उसको हम लोग उत्तर पश्चिम राजस्थान बोलते हैं, या फिर थार का मरुस्थल भी कहते हैं ना। तो पहला उत्तर पश्चिम राजस्थान और दूसरा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। इसको बांटने का काम कौन करता है? तो जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत श्रेणी है, वही क्या करती है, इसको दो असमान भागों में बांट देती है, जिसमें पहला भाग हमारा उत्तर पश्चिम जो है राजस्थान वो आ जाता है, और दूसरा भाग जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान वो आ जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले उत्तर पश्चिम राजस्थान। उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम राजस्थान, जिसको हम लोग थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं, या फिर भारतीय महामरुस्थल, भारत की जो सबसे बड़ी मरुस्थल थार मरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसको देखते हैं ना। इसकी लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसकी लंबाई 644 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 644 किलोमीटर है, और चौड़ाई कितनी है? 360 किलोमीटर। देखिए, अब हम लोग इस भाग से बहने वाले जो प्रमुख नदियां हैं उसको हम लोग देखते हैं कि जो उत्तर पश्चिम राजस्थान है उससे कौन कौन सी नदियां बहती है। तो पहला है लूनी, और लूनी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन है? जोजरी, बांडी, खारी और सुखड़ी। ये सब किसकी नदियां हैं? तो लूनी की सहायक नदियां हैं ना। देखिए, अब हम लोग मरुस्थल में पहुंच गए हैं, इसलिए मरुस्थलों में क्या पाया जाता है? तो खारे पानी का झील भी पाया जाता है। और ये जो भाग है उत्तर पश्चिम राजस्थान, इसमें खारे पानी की कौन कौन सी झील पाई जाती है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सांभर, उसके बाद लुनकरनस ना, उसके बाद किडवाना, डिडवाना है, किडवाना नहीं डिडवाना ना, उसके बाद है पंचभद्रा। तो ये सब जो है क्या चीज है? खारे पानी की मुख्य झील है। यहाँ का जो पानी होता है इस झील का, वो कैसा होता है? खारा होता है। यहाँ के हम लोग अगर प्रमुख नहरों की बात करते हैं, तो प्रमुख नहरों में से पहला जो है इंदिरा गांधी नहर आ जाता है, और दूसरा भांखड़ा बांध का नहर आ जाता है ना, जिसको हम लोग भांखड़ा नांगल बांध बोलते हैं। पहला इंदिरा गांधी नहर और दूसरा भांखड़ा बांध। ये वाला जो भाग है उत्तर पश्चिम राजस्थान, इसकी जो प्रमुख खनिज है वे कौन कौन सी है? तो जिप्सम, लिग्नाइट और कोयला। जिप्सम, लिग्नाइट और कोयला ना, ये सब यहाँ की प्रमुख खनिजें हैं। देखिए, और यहाँ की जो प्रमुख खनिज है वो कौन कौन सी है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जब हम लोग जोधपुर जिला में जाएंगे, तो जोधपुर जिला में हम लोगों को क्या मिलेगा? वहां पे संगमरमर की खदानें मिलेगी ना, संगमरमर और मुल्तानी मिट्टी। ये कहाँ से हम लोगों को मिलता है? तो उत्तर पश्चिम राजस्थान का जोधपुर जिला जो है वहां से हम लोग संगमरमर और मुल्तानी मिट्टी प्राप्त करते हैं ना। जब हम लोग जैसलमेर जिला जाएंगे, तो जैसलमेर जिला से हम लोगों को क्या मिलेगा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिलेगा ना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो उत्तर पश्चिम राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वहां। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग। जो पहला जो भाग था राजस्थान का उत्तर पश्चिम राजस्थान, और दूसरा जो भाग है दक्षिण पूर्वी राजस्थान ना। तो दक्षिण पूर्वी या फिर पूर्वी जिसको हम लोग बोलते हैं, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान के पूर्वी भाग में अरावली का एक छोटा सा भाग, बूंदी की पहाड़ियां एवं उपरमाल व हड़ौती का घिसा हुआ पठार के नाम से विस्तृत है। अब देखिए क्या चीज बता रहा है कि राजस्थान के जब पूर्वी भाग में हम लोग जाएंगे, तो अरावली का एक छोटा सा भाग है जिसको हम लोग बूंदी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, वे एवं उपरमाल व हड़ौती का घिसा हुआ पठार के नाम से विस्तृत है ना। बूंदी की पहाड़ी या तो फिर ऊपर मालवा हड़ौती का घिसा हुआ पठार भी बोलते हैं। हम किसको बोलते हैं हम लोग? तो जो हमारा दक्षिण पूर्वी भाग है राजस्थान का उसको बोलते हैं ना। इस भाग की प्रमुख नदियों की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो चंबल है ना, इसकी प्रमुख नदी चंबल है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो बनास है, कोठरी है और खारी। ये सब नदियां जो है किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां। चंबल यहाँ की मुख्य नदी है,
और यहाँ की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो बनास, कोठरी और खारी। देखिए यहाँ पाए जाने वाले अलौह धातुएं, कौन कौन सी धातु यहाँ पे पाई जाती है, तो सबसे पहला है चांदी, उसके बाद जस्ता, सीसा, तांबा, ये सब अलौह खनिज है ना, अलौह धातु है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, चांदी, जस्ता, सीसा और तांबा किस भाग में, तो उदयपुर जिले में जावरमाला एवं भीलवाड़ा में दरिबा अगुचा की खानों से। सबसे पहला है उदयपुर जिला के कहाँ से, तो जावरमाला से, और भीलवाड़ा में कहाँ मिलता है, तो दरिबा अगुचा की खान जो है उससे हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, तो चांदी, जस्ता, सीसा और तांबा प्राप्त होता है ना। अब्रक और जो घिया पत्थर हम लोग बोलते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो जयपुर, उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा जिला में अभ्रक और क्या मिलता है, तो घिया पत्थर मिलता है ना। उसके बाद है मैग्नीज, संगमरमर, रंगीन पत्थर, एस्बेस्टॉस, तांबा और पन्ना, ये सब कहाँ से मिलता है हम लोगों को, तो ये सब उदयपुर व अलवर व झुंझुनू जिले से हम लोगों को मिलता है। उदयपुर, अलवर व झुंझुनू जिले से हम लोगों ये सब अलौह खनिज प्राप्त करते हैं ना। मैग्नीज, संगमरमर, रंगीन पत्थर, एस्बेस्टॉस, तांबा, पन्ना, ये सब जितने सारे हैं वो सब। चलिए उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं जो हमारा मालवा का पठार है उसका सबसे अंतिम भाग, जिसको हम लोग सौराष्ट्र और कच्छ के रण के नाम से भी जानते हैं ना। तो सौराष्ट्र और कच्छ का रण से नाम से ये बहुत ज्यादा विख्यात है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सौराष्ट्र और कच्छ का रण कितना लंबा है, तो 322 किलोमीटर लंबा है ना। कितना लंबा है, 322 किलोमीटर लंबा है, और 161 किलोमीटर चौड़ा जो है कैसा है, रेतीला मैदान है, उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, कच्छ का रण बोलते हैं। तो ये जो भाग है वे किसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये वाला भाग पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग के अंतर्गत आ जाता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।